Hello everyone, my name is Kuldeep and I welcome you all to today's session of most important topic by Clad Prep. So आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. बेसिकली यू मस्ट हैव हर्ड कि अभी एक एसआरके की मूवी आई थी, डंकी मूवी, एंड जो बेसिकली डंकी फ्लाइट से, डंकी रूट से डील करती है. सो विच मेक्स इट ईगर फॉर अस कि अपन जो इलीगल इमिग्रेशन का टॉपिक है उसको डिस्कस करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा वो होगा कि डंकी का मीनिंग होता क्या है. व्हाट इज दिस डंकी? सो डंकी, एज यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि डंकी वर्ड कहीं ना कहीं इंग्लिश डंकी वर्ड से ही साउंड कर रहा है. सो एक्चुअल में जो डंकी ये वर्ड भी है ये इसी से ही डिराइव्ड हुआ है, एंड यूजुअली ये पंजाब के रीजन में यूज किया जाता है जब कोई पर्सन एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करता रहता है. तो सिमिलरली उस पर्सन को डंकी बोला जाता है, और जो वो रूट यूज करते हैं उसको बोलते हैं डंकी रूट. और अब इसको जब अपन इलीगल इमिग्रेशन के टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो डंकी रूट या डंकी फ्लाइट का मतलब हो जाता है एन इलीगल इमिग्रेशन टेक्निक टू मेक वन पर्सन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. So that is the donkey technique. So usually ये इंडिया में पॉपुलर हुई थी कुछ अभी से कुछ 40-50 साल से, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. उसके बाद शुरू में तो क्या होता था कि सबको इजीली रेफ्यूजी असाइलम मिल जाता था, बट ये प्रोसेस अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है. सो लोग इलीगल रूट्स के थ्रू एंटर करने की कोशिश करते हैं इनटू कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके टू अचीव देयर अमेरिकन ड्रीम. सो बेसिकली कौन सी वाली जो स्टेट्स हैं जिससे मेजरली पीपल मूव करते हैं इंडिया से, तो वो स्टेट्स हैं आपकी मेजरली पंजाब एंड हरियाणा. सो पहले हरियाणा भी पंजाब का पार्ट था, एंड हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, ये भी अर्स्टवाइल पंजाब के ही पार्ट थे. सो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पुराना वाला पंजाब एंड दिल्ली एनसीआर रीजन. एंड अब ये देखिए कि इंडिया का पंजाब ही नहीं, जो पाकिस्तान में भी पंजाब रीजन है वहां से भी लोग यूएस यूके में बहुत ज्यादा तादाद में मूव करते हैं. एंड अभी अभी इंडिया ने ये भी ऑब्जर्व करना चालू करा है कुछ साल में कि जो आपका गुजरात का रीजन है वहां से भी बहुत सारे लोग अब इलीगली डंकी फ्लाइट रूट के थ्रू भी यूएस या यूके मूव करने की ट्राई करते रहते हैं. तो ये था बेसिकली आपका एक डेफिनेशन वाला पार्ट. इसके अलावा एक रिसेंटली एक प्यू रिसर्च करके एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, जिसने अभी आपको कुछ डेटा दिया है. उसने क्या बताया है कि इंडिया जो है यूएस के अंदर, इंडिया या इंडियंस जो हैं वो यूएस के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इलीगल इमिग्रेंट ग्रुप बनाते हैं. यानी कि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूएस के अंदर एंटर हुए हैं उनकी काउंटिंग करोगे तो इंडियंस वुड कम एट थर्ड. फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली मैक्सिको ही आता है, एंड उसके बाद सेकंड पे एक और कंट्री आती है, उसके बाद थर्ड पे इट इज इंडिया या इंडियंस जो इलीगली एंटर करते हैं. एंड उस प्योर रिसर्च के डेटा में अपने को यह भी पता पड़ता है कि अराउंड 7.25 लाख इंडियंस, around 7.25 lakh Indians are illegal immigrants into the US. ठीक है, सो नेक्स्ट पे आते हैं. सो नेक्स्ट इज मोडस ऑपरेंडी. मोडस ऑपरेंडी का मीनिंग सिंपली होता है कि एक पर्टिकुलर वे टू डू अ थिंग, या किसी काम को करने का एक तरीका. सो जो यूजली मोडस ऑपरेंडी या तरीका जो यूज करा जाता है डंकी फ्लाइट के थ्रू, तो वो एक पर्टिकुलर कंट्रीज के थ्रू होके जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है. सो पहले पर्सन वो टेक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली से ही विल ट्राई टू एंटर, ही और शी विल ट्राई टू एंटर इनटू अ अरब कंट्री. फॉर एग्जाम्पल शारजा, यूए, दुबई, ये सारी जो आपके सिटीज हैं वहां पर एक पर्सन एंटर करने की ट्राई करता है फ्रॉम दिल्ली से वो फ्लाइट लेता है एंड इट रीचेस शारजा, क्योंकि वहां पे पहुंचना बहुत इजी होता है. इसके बाद वो एक आपकी सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर एंटर करता है. बाकू फॉर एग्जांपल, इट्स अ कैपिटल ऑफ अजरबैजान, या उसके आसपास की कोई कंट्री में जाता है जहां पे इंडियंस को एंट्री इजी हो. एक कंसेप्ट जो यहां पे आ जाएगा अपने लिए वो है वीजा एंट्री या वीजा ऑन अराइवल. सो बेसिकली वीजा क्या होता है? सो आपने वीजा कार्ड भी सुना होगा, बट ये वो वाला वीजा नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी का है. बट एक्चुअल में वीजा होता क्या है? वीजा इज बेसिकली जब आप किसी कंट्री में एंटर करते हो तो आपको उस कंट्री की अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है टू कम इनटू देयर कंट्री. उस परमिशन को अपन बोलते हैं वीजा. तो यूजुअली जब भी आप किसी यूएस यूके कोई भी डेवलप कंट्रीज में एंटर करना चाहते हो तो वीजा के लिए अप्लाई आपको पहले से ही करना पड़ता है.
बट कुछ कंट्रीज आपको फॉर एग्जांपल जिनके इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, उनको वीजा ऑन अराइवल भी मिलता है कि आप वहां पे जैसे ही एंटर करोगे, वहां के एयरपोर्ट पे वहां की अथॉरिटीज बैठी हुई होंगी और वो आपको वहीं पर ही वीजा अलाउ कर देंगी, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप कर देंगी कि यू आर अलाउड टू एंटर इनटू दीज कंट्रीज। सो यूजुअली जो रूट्स ये यूज करते हैं टू एंटर अ थर्ड कंट्री, वो यूजुअली उन कंट्रीज के थ्रू जाता है जहां पे वीजा ऑन अराइवल होता है। तो ये सारी कंट्रीज के अंदर इजी वीजा अराइवल मिल जाता है। वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल टूरिज्म या एजुकेशन, या फिर वो विदाउट पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आप बाकू में एंटर करेंगे उसके बाद आप यूरोप में एंटर करते हैं थ्रू टर्की। टर्की का नाम भी चेंज हो गया, सो इट्स द न्यू नेम तुर्की। ठीक है, इस्तांबुल में आप आओगे और यहां से आप हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये तो यूएस के लिए हो गया, अगर आपको यूके या फिर किसी और कंट्री में जाना है तो आप यहां से फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा, ये सारे अपन अगली जो 2 स्लाइड्स होंगी उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस्तांबुल के बाद यू बेसिकली एंटर अ लैटिन अमेरिकन कंट्री, पनामा सिटी। ठीक है, और अपन अभी पढ़ेंगे कि अपन सीधे मैक्सिको क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई वी गो टुवर्ड लैटिन अमेरिकन कंट्री फर्स्ट एंड देन मूव टू मैक्सिको एंड देन फाइनली टू द यूएस। एंड पनामा सिटी के बाद यू बेसिकली गो थ्रू द यूएस मैक्सिको बॉर्डर एंड वहां से आप बॉर्डर क्रॉस करके देन यू फाइनली एंटर योर ड्रीम लैंड, योर यूएसए। सो अपन अब नेक्स्ट पे आते हैं, जो डंकी रूट, एक फेमस डंकी रूट है आपका यूरोप के लिए। सो बेसिकली जो मूवी है उसके अंदर यही वाला रूट शो किया गया है। तो बेसिकली एक पर्सन मूव करता है, कहां से, इंडिया से मूव करेगा एंड इट विल गो थ्रू सर्बिया। अब सर्बिया का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं यहां पर बिकॉज ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रूट था, जो डंकी रूट था, जो यूके में एंटर करने के लिए या फ्रांस या स्पेन कंट्री के एंटर करने के लिए यूज होता था। सो इसके लिए आपको एक चीज जाननी पड़ेगी विच इज द शेंजन जोन। तो शेंजन जोन क्या होता है? शेंजन जोन इज बेसिकली अ रीजन इन यूरोप, या यूरोप की कंट्रीज ने एक अपना अलग से एरिया बनाया हुआ है और उन कंट्रीज के बीच में मूव करने के लिए आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि इफ यू आर एन इंडियन एंड यू हैव एंटर्ड सर्बिया, अब सर्बिया से आपको सेकेंड कंट्री में मूव, यूरोपियन कंट्री के अंदर मूव करने के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज दैट इंडियंस हु वांटेड टू एंटर इनटू यूके और इनटू स्पेन और सम अदर कंट्री, दे वुड गो टू सर्बिया फर्स्ट, जहां पे वीजा ऑन अराइवल था, या विदाउट आस्किंग फॉर एनी रीजन वीजा वाज गिवन टू दीज पीपल। सो सर्बिया, बेलग्रेड के अंदर आप एंटर करते थे एंड वंस यू एंटर सर्बिया, उसके बाद यू मूव टू अ सेकंड कंट्री लाइक ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, जो इतनी डेवलप्ड नहीं है, एंड देन फाइनली टू फ्रांस और इटली, और वहां जाके आप अपना रेफ्यूज या असाइलम मांगते थे। ये टर्म्स भी अपन अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे क्योंकि यही टर्म्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो बेसिकली आप यहां से इंडिया से गए आप सर्बिया, और सर्बिया फॉर बेसिकली यहां पर भी आप जा सकते हो, पहले किसी आप शारजा में या दुबई में जाओगे, दुबई से आप टर्की में मूव करोगे, टर्की से सर्बिया में मूव करके इस टाइप से भी आप मूव कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द रूट थ्रू विच पीपल आर गोइंग टू दीज कंट्रीज। अब नेक्स्ट पे आते हैं डंकी रूट ऑफ यूएसए, विच इज मोर डेंजरस रूट देन कंपेयर टू द यूरोपियन रूट। सो डंकी रूट जो यूएस का था, ये थोड़ा सा डेंजरस पड़ जाता है। रीजन बीइंग यहां पे एक प्लेस है डेरियन गैप, ठीक है, इस वजह से भी हो जाता है ये थोड़ा सा, क्योंकि ये एक आपका फॉरेस्ट एरिया है एंड बहुत ही डेंस फॉरेस्ट एरिया है। थोड़ी ज्योग्राफी की नॉलेज हो तो इक्वेटर करीब यहीं से ही जाता है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मीन्स डेंस फॉरेस्ट एज वेल एज अ लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इट, तो उनका भी डेंजर हो जाता है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम इट, यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशन है, वो भी पुअर है, विच मीन्स यहाँ पे आपको गैंग्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, ड्रग स्मगलिंग और ये सब वाले लोग भी यहीं पर आपको मिल जाते हैं। सो इट बिकम्स अ वेरी डेंजरस रूट फॉर ऑल द पीपल ट्रैवलिंग थ्रू दिस एरिया। तो अगेन जो अपन ने मोडस ऑपरेंडी के अंदर पढ़ा था, तो आप तुर्की तक तो पहुंच गए। अब तुर्की से या फ्रांस से आपको फ्लाइट लेनी है टू वन ऑफ दीज कंट्रीज, ठीक है। अब इससे एक और चीज रिलेट होती है, तो आप अगर आप अभी न्यूज पढ़ रहे होगे रेगुलरली, तो आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस में एक प्लेन था, इंडियंस थे उसके अंदर, सारे के सारे अराउंड 303 इंडियन नेशनल्स थे एंड दे वर गोइंग टू निकारागुआ एंड फ्रेंच पीपल बिलीव कि इट्स अ केस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सो दे डिड नॉट अलाउ द फ्लाइट टू टेक ऑफ फ्रॉम फ्रांस एंड फाइनली अभी एक दिन पहले ही उनको वापस से मुंबई बुलाया गया एंड द इंडियन अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग, और कहीं ना कहीं ये लोग भी निकारागुआ से जाके डंकी रूट ही यूज करने वाले थे, which is a very dangerous route. ओके, सो यहां पर भी आप जैसे ही यहां पहुंचते हो, फॉर एग्जांपल आप कोलंबिया या इक्वाडोर में एंटर कर गए, तो यहां पे आप देख रहे होगे दिस इज नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, और यहां पे आपका साउथ अमेरिका, और ये जो एक
पीस ऑफ लैंड है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है। तो यूजुअली पीपल इन कंट्रीज में, निकारागुआ, ये रहा होंडुरास, इन कंट्रीज में एंटर होते हैं क्योंकि यहां पे वीजा ऑन अराइवल है, या फिर अगर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी नहीं है, इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो भी इजी वीजा है एज अ टूरिस्ट वीजा। इजी वीजा की कंडीशंस होती हैं यहां पे। सो बेसिकली लोग पहले यहां मूव करते हैं, देन दे ट्रैवल टू मैक्सिको एंड फाइनली टू यूएस बॉर्डर। ठीक है, अब यहां पे डेरिन गैप है, तो इसको करने में बहुत सारे लोग, बिकॉज यू हैव टू ओनली वॉक थ्रू दीज रीजन्स, यहां से वॉक करके ही जाना होता है, तो बहुत बार बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ थर्स्ट, बिकॉज यू हैव बीन कैप्चर्ड बाय सम ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली पीपल डाई इन दीज रीजन्स ओनली। ठीक है, उसके अलावा इसको अवॉइड करके आप सीधे निकारागुआ एंटर करके देन यू हैव टू टेक दिस रूट। एक्सक्यूज मी, मैक्सिको इज ऑल्सो फेमस फॉर कार्टल्स, यहां पर भी ड्रग्स के कार्टल्स है, पाब्लो एस्कोबार, इन सब के अगर आपने नाम सुने हो, ये सब मैक्सिको में ही एक्टिव थे, तो यहां पर भी इट्स स्टिल अ डेंजरस रूट टू गो थ्रू। ठीक है, और अगर आप यहां पर भी पहुंच गए तो यहां पे अराउंड 33,000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर फेंसिंग है, तो उसको भी आपको क्रॉस करना है, और यहां तक पहुंचने के बाद भी आप जरूरी नहीं हो कि अंदर इजीली एंटर कर जाओ, बिकॉज द यूएस अथॉरिटीज आर वेटिंग फॉर यू देयर ओनली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सिंपली से ये आता है कि लोग सीधे मैक्सिको में भी तो एंटर कर सकते हैं इफ दे वांट टू एंटर इनटू यूएस। सो द रीजन व्हाई दे डू नॉट एंटर इनटू यूएस इज बिकॉज जब आप मैक्सिको में एंटर करते हो तो यूएस और मैक्सिको के बीच में बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं आपके, वो मैक्सिको से यूएस में एंटर नहीं कर पाए, तो जो यूएस अथॉरिटीज हैं उनकी आप नजर में आ जाते हो। सो यूएस अथॉरिटीज जितनी भी फ्लाइट्स लैंड होती है मैक्सिको में, उसमें जो अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं उन पे एक पर्टिकुलर आय रखते हैं और उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। आजकल बहुत इजी है हिस्ट्री निकालना कि कहीं ये पर्सन यूएस में एंटर करने के लिए तो मैक्सिको में एंटर नहीं हुआ है, इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो एक थर्ड कंट्री से एंटर करते हैं मैक्सिको में, एंड देन दे फाइनली एंटर इनटू यूएस। तो ये था आपका डंकी रूट। इसके बाद अब आपके कुछ टर्म्स आ जाती हैं, जो थोड़ी सी टर्म्स अपन को कर लेनी चाहिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर इंग्लिश ऑल्सो। सो फर्स्ट टर्म इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का सिंपल मीनिंग, जो आपका नॉर्मल मीनिंग होता है वही लीगल मीनिंग होता है। माइग्रेशन सिंपली योर मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ। यूजुअली उसी के लिए ही लोग मूव करते हैं। तो आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए एंड देयर इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर कंट्री, देन यू यूजुअली मूव टू अ डिफरेंट कंट्री। फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान एंड इंडिया एंड टू देयर नेबरिंग कंट्रीज आल्सो दे मूव एट दोज प्लेसेस, बिकॉज कि तालिबान के रूल के अंदर वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, अच्छी लाइफ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज योर इमिग्रेशन। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दो टर्म्स होते हैं आपके। इमिग्रेशन इज सिंपली कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू एंटर अ कंट्री, दैट इज नोन एज इमिग्रेशन, एंड व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ अ कंट्री, दैट इज एमिग्रेशन। सो एग्जांपल से अगर समझे, सो इफ अ पर्सन फ्रॉम पंजाब इज गोइंग टू यूएस, देन ही इज एमिग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया एंड ही इज इमिग्रेटिंग इनटू द यूएस। तो ये दोनों टर्म्स हो गई आपकी आज की। नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आ जाते हैं, सिटीजन। सो यू मस्ट हैव रेड इट इन योर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर्स आल्सो कि सिटीजन भी इंडिया के होते हैं। आप सिटीजन होते हो तो उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस ये होता है कि एक लीगल स्टेटस है, और जो भी सिटीजन होता है किसी कंट्री का, उसके पास फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। सो दिस इज आपके पास फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, एंड दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट अ सिटीजन टू अ नॉन सिटीजन और टू अ फॉरेनर। एक सिटीजन के पास ही सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। एक एग्जांपल पॉलिटिकल राइट का हो गया आपका राइट टू वोट या राइट टू कंटेस्ट इन एन इलेक्शन, दोज आर पॉलिटिकल राइट्स। एंड सिविल राइट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल होते हैं। अब if a person is a non-citizen, then what category he will fall in? So उसके लिए there is one term known as stateless person. सो अगर किसी पर्सन के पास किसी भी नेशनैलिटी, किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी नहीं है, तो अपन उसको स्टेटलेस पर्सन डिफाइन करते हैं। एंड देयर इज वन कन्वेंशन 1954 का कन्वेंशन है विद रिलेट टू स्टेटलेस पर्सन, यानी पर्सन विदाउट एनी नेशनैलिटी। सो उसको डिफाइन करा हुआ सिंपली बाय मीनिंग, उसका मीनिंग क्या होता है इस कन्वेंशन के हिसाब से कि इफ अ पर्सन डज नॉट हैव सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री देन ही इज अ स्टेटलेस पर्सन। और इस कन्वेंशन के अंदर उसको सर्टेन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ,
राइट टू लाइफ, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू नॉट बी टॉर्चर्ड बाय द अथॉरिटीज, राइट टू नॉन रिफॉल्मेंट, कि आप जिस कंट्री से है उसमें रिटर्न नहीं करा सकते उसको, ठीक है। सो ऑल्सो रिमेंबर स्टेटलेस पर्सन, रेफ्यूजी, असाइलम्स, ये अपन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इन तीनों के मीनिंग अलग होते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट टर्म्स आर इलीगल इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड असाइलम। सो इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? सो आपका जो इंडियन लॉ है उसके अंदर भी, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर भी इलीगल इमिग्रेंट्स को इसी तरीके से डिफाइन करा है। इलीगल इमिग्रेंट्स आर बेसिकली पर्संस हु हैव एंटर्ड इंडिया विदाउट वैलिड पासपोर्ट या वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, और हैव एंटर्ड विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स बट overstaying their prescribed period, those people are considered as illegal immigrant. एग्जाम्पल के लिए अगर आप विदाउट पासपोर्ट इंडिया में एंटर करते हो तो आप इलीगल इमिग्रेंट में काउंट होगे, या फिर लेट्स से आपको एक पर्टिकुलर 1 महीने के लिए ही वीजा मिला था और आप 1 महीने से ऊपर रहते हो तो भी आपको इलीगल इमिग्रेंट माना जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होती है दैट इज द रेफ्यूजी। सो रेफ्यूजी एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज्ड टर्म है, इंटरनेशनल लॉ है जिसके अंदर इस टर्म को डिफाइन किया गया है। सो दोस कन्वेंशंस आर, एक तो 1951 का ही यूएन कन्वेंशन है और उसका एक 67 का प्रोटोकॉल है। कन्वेंशन को आप एक्ट की तरह मानिए कि एक पूरा लॉ बनाया हुआ है और उसके अंदर जो रूल्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटोकॉल होते हैं। तो इन दोनों से रेफ्यूजीज का आपका रिकॉग्निशन पता पड़ता है। सो मैं एक बार पहले ही बता दूं कि इंडिया ने इन दोनों को साइन नहीं किया है। अब अगर इंडिया ने इन दोनों को साइन नहीं किया है तो इंडिया पे ये अप्लाई नहीं होते हैं, यानी कि जो इस कन्वेंशंस के अंदर जो भी चीजें रेफ्यूजीज के लिए या जो भी राइट्स रेफ्यूजीज के लिए बताए हुए हैं वो इंडिया को फॉलो करना रिक्वायर्ड नहीं है। सो एक बार अगर अपन रेफ्यूजी की डेफिनेशन देख लें, रेफ्यूजी पर्टेन्स टू एनी पर्सन हु इज आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, बेसिकली जिस कंट्री के वो ओरिजिनली थे उसके बाहर है, एंड अनएबल और अनविलिंग टू रिटर्न करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे फॉर सम रीजन, या फिर अनविलिंग है, जाना ही नहीं चाहते, रिटर्न करना ही नहीं चाहते, एंड फॉर द रीजन ऑफ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन, नॉट प्रोसिक्यूशन बट परसिक्यूशन, यानी बेसिकली इल ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर उनके पास प्रॉपर ग्राउंड है, उनको फियर है कि अगर हम उस कंट्री में रिटर्न करते हैं तो हमें परसिक्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अफगानी विमेन, इफ शी कम्स टू इंडिया और सम अदर कंट्री एंड इफ इज सेंड बैक टू अफगानिस्तान, there is a well founded fear of persecution for that women. So अगर इन रीजनों से रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ सोशल ग्रुप और अ पॉलिटिकल ओपिनियन, अगर आप पॉलिटिकल सोशल रीजन से, कास्ट, रिलीजन, इन रीजन से किसी को वेल फाउंडेड रीजन है उसको परसिक्यूशन का, सो उस केस के अंदर आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाना चाहिए एज पर दिस कन्वेंशन। सो एज वी हैव ऑलरेडी डन कि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, सो इंडिया के लिए बाउंड नहीं है इंडिया किसी को रेफ्यूजी स्टेटस देने के लिए। एक और टर्म बचती है आपकी असाइलम। सो लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि जो रेफ्यूजी होता है वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टर्म है। सो असाइलम कौन होता है? सो बेसिकली अगर आप स्टेटलेस हो और आप रेफ्यूजी बनना चाहते हो कहीं पे, जब तक आपका रेफ्यूजी का स्टेटस डिटरमाइन नहीं होता, यू आर कॉल्ड एज असाइलम सीकर। सो असाइलम सीकर की डेफिनेशन भी रेफ्यूजी जैसी ही होगी, बट रेफ्यूजी एक तरह से लीगल रिकॉग्निशन, एक लीगल स्टेटस है, जस्ट लाइक सिटीजनशिप। तो असाइलम सीकर को क्या होगा? जिसने अपनी कंट्री को लेफ्ट कर दिया है और वो दूसरी कंट्री के अंदर रेफ्यूज मांग रहा है, प्रोटेक्शन मांग रहा है, बिकॉज देयर इज फियर ऑफ परसिक्यूशन अगेन। अगर किसी को लग रहा है कि ही विल बी परसिक्यूटेड इन हिज कंट्री ऑफ ओरिजिन, देन ही कैन आस्क फॉर असाइलम। ठीक है, सो दीज वर द टर्म्स फॉर टुडे। लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, आज के लास्ट सब पार्ट पे आते हैं आपके पे, इमिग्रेशन में इंडिया में क्या है। बेसिकली इंडिया के अंदर भी अपन सुनते रहते हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम्स आर ट्राइंग टू एंटर इंडिया। सो क्या रोहिंग्या मुस्लिम्स को इंडिया में एंट्री अलाउ होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए किसी भी पर्सन को या किसी भी ग्रुप को, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं? सो बेसिकली जो लॉ गवर्न करता है आपके इस चीज को, वो है फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, जो अभी अभी आपका थोड़े टाइम पहले ही इसको आपने वो करा था, क्या बोलते हैं, अमेंड करा था यहाँ पे 2019 के अंदर ही। और बेसिकली ये इंपावर करता है गवर्नमेंट को कि आपके पास पूरी पावर है कि आप इलीगल इमिग्रेशन को कैसे रोकना चाहते हो, इंक्लूडिंग यूज ऑफ फोर्स, कि आप फोर्स यूज करके भी डिपोर्ट कर सकते हो किसी पर्सन को। अभी 2019 के अंदर एक्सक्यूज मी, अभी 2019 के अंदर आपका फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर को अमेंड किया गया है और उसने इंपावर करा है गवर्नमेंट
एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि वो ट्रिब्यूनल फॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको बेसिकली लीगल स्टेटस पता पड़ जाए कि एक फॉरेनर या इलीगल इमिग्रेंट को इंडिया के अंदर एंट्री अलाउ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अदर लीगल मेथड टू गेट एंट्री इनटू इंडिया इज बाय गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर 3-4 तरीके बताए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हैं, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर भी हैं, जिसके थ्रू आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, विच इज बेसिकली बाय बर्थ, by descent, by registration and by naturalization. So birth and descent, birth basically कि अगर आपका birth इंडिया में हुआ है by with your parents, descent is basically आपके persons, आपके जो parents थे वो इंडियन origin के थे, registration is for people of for persons of Indian origin, जो अपन constitution की क्लास में ढंग से पढ़ेंगे, and fourth is your naturalization. Naturalization is basically for foreigners. तो कुछ conditions होती हैं like 7 years की residence हो जाए आपको एक इंडियन लैंग्वेज बोलनी आती है, आप पर्टिकुलर पीरियड तक इंडिया में काम करते, रेगुलर आपका फॉर कंटिन्यूस आपका यहां पे रेसिडेंस है, तो उन सिचुएशन के ऊपर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो इंडिया के लिए। So thank you class, that's it for today's session. I hope to see you in the next class and I hope you had a very learning environment for today. Thank you.